Good evening friend. Now in this video I have to describe you about our fundamental duties and article 51A. इसके अंदर सबसे पहले बोलते हैं कि बाय यूजिंग द आर्टिकल 352 प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, थोड़ा सा हम इस पर हिस्ट्री में जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एडवाइज द प्रेसिडेंट फ़कीरुद्दीन अली अहमद दैट एमरजेंसी शुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर द कंट्री। उसने यहाँ पर प्रेसिडेंट जो थे उनको एडवाइस किया कि जो एमरजेंसी है वो इम्प्लीमेंटेड होनी चाहिए हमारी पूरी कंट्री के अंदर। आफ्टर दैट इनको ये इंदिरा गांधी की ये एडवाइस पे प्रेसिडेंट ने क्या किया, ऑन 25 जून 1975 में रातों रात सडनली ओवरनाइट एक एमरजेंसी इम्पोज कर दी पूरे नेशन के ऊपर, ठीक है। एंड बिफोर दिस आल्सो एमरजेंसी वाज इम्पेज 2 times अर्लियर इन इंडिया। इससे पहले, इस एमरजेंसी से पहले 2 बार पहले भी एमरजेंसी लग चुकी थी। पहली थी जब इंडिया चाइना की वॉर हुई थी 1962 में, और दूसरी थी जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी 1971 में। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडियन पाकिस्तान इन 1971 द होल नेशन वाज सफरिंग। जब 1917 की वार के बाद टाइम पे जब एमरजेंसी हुई थी तब पूरा की पूरा इंडिया और पाकिस्तान, जो हमारी इंडिया था, वो सफ़र कर रहा था पूरा नेशन। जीडीपी पूरी तरह से कम हो गई थी, जीडीपी वाज रिड्यूस, अनएम्प्लॉयमेंट वाज ऑन इट्स हाई, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी, ऑयल क्राइसिस, तेल की बहुत कमी हो गई थी, और ड्रॉट्स, रेलवे स्ट्राइक एट एक्स्ट्रा like this। and in the middle of the Jayaprakash Narayan's संपूर्णा क्रांति मूवमेंट वाज आल्सो स्टार्ट। एंड इन दिस एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था दैट इज़ नोन एज जयप्रकाश नारायण संपूर्णा क्रांति मूवमेंट। So after realizing that soon things could go out of her hand and the heat of matters, जब ये मूवमेंट चला तो उसके बाद इंदिरा गांधी को लगा कि सारी चीज़ें ये तो मेरे हाथ से जा रही हैं, सारे लोग गर्म होने लगे, सब लोग अपने राइट्स के लिए बोलने लगे। फिर इंदिरा गांधी ने फिर दोबारा से इम्प्लीमेंट कर दी है एमरजेंसी। जब उसने कहा कि उसने ओवरनाइट, उसने कहा रातों रात, उसने बोला कि यहाँ पर अब ज़रूरत है वो लगाने की। तो सेकेंड वार के बाद में जब ये सफरिंग हुई, जब मूवमेंट हुआ, तब इंदिरा गांधी ने रातों रात क्या कहते हैं एमरजेंसी इम्प्लीमेंट की थी, और वो हुई थी 25 जून 1975 को, ठीक है। उसके बाद आफ्टर दैट द मेजर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी अलोंग द ऑल लीडर्स ऑफ कांग्रेस हु वर अपोजिंग एमरजेंसी। इसके बाद क्या हुआ, जो मेजॉरिटी ऑफ लीडर थे जो अपोजिशन पार्टी के, वो कांग्रेस के साथ आ गए। एंड हु वर अपोजिंग जो अपोजिंग थे एमरजेंसी के, वो सारे मतलब पूरी तरह से अपोजिट चले गए। फिर जो अपोजिट चले गए, वहाँ पे था तो इंदिरा गांधी का ही चलना था ना, फिर उन्हें अरेस्ट किया गया बाय द सिग्नल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जब प्राइम मिनिस्टर ने सिग्नल दिया तो उन लोगों जो अपोजिट जाएंगे वो अरेस्ट होंगे, जो उनके साथ आ गए वो आ गए, ठीक है। लेकिन काफ़ी हद तक लोग जो काफ़ी हद तक के जो अपोजिशन पार्टी थी सिर्फ वही गई थी, लेकिन कुछ हद तक अपोजिशन के भी जो पार्टीज़ के लोग थे वो भी आ गए थे इंदिरा गांधी के साथ में। जो अगेंस्ट जा रहा था वो अरेस्ट हो रहा था। आफ्टर दैट एमरजेंसी एंड मेक यू नो दैट एट दैट टाइम वाइल एमरजेंसी नो इंडिविजुअल यूज टू लेफ्ट विद एनी राइट्स एंड फ्रीडम। इसके बाद क्या हुआ, एमरजेंसी के बाद अगर आपको पता हो तो, कि एमरजेंसी नो इंडिविजुअल, उसके पास कोई, किसी इंडिविजुअल के पास कोई राइट नहीं था। इवन इन न्यूज़पेपर, अगर न्यूज़पेपर में अगर कोई न्यूज़ भी पब्लिश करनी है तो उसके लिए भी इट वॉज सेंसर्ड बाय द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री। पहले उन्हें इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री से सेंसर्ड, उनको सेंक्शन लेनी पड़ती थी। 25 जून 1975 एक एमरजेंसी पीरियड था। 25 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977 emergency period which lasted till 2 years is called as the darkest period of India's freedom and the democracy। जो ये पीरियड था 25 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1970 के अंदर, ये एक एमरजेंसी का पीरियड था जो 2 साल तक हमारी एमरजेंसी चली थी। सबसे लंबी एमरजेंसी थी, लॉन्गेस्ट पीरियड था, और इसको डार्केस्ट पीरियड भी बोला जाता है क्योंकि इसमें इंडिया के जो सिटीजन्स थे उनकी जो वो थी फ्रीडम थी उसको ले लिया गया था। उसके बाद
while the period government used its power to the most and introduced major changes in the constitution। जब ये उसके बाद जो पीरियड थे जो गवर्नमेंट ने अपनी पावर्स वगैरह यूज़ करनी शुरू की, बहुत सारे चेंजेस आए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके बाद क्या हुआ, अमंग दिस चेंजेस वी विल लुक टुडे अबाउट द वन बिग चेंज विच वाज मेड। इन सब चेंजेस के बाद हम अपने सबसे बड़े चेंज के बारे में अब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ वी हैव गिवन फंडामेंटल ड्यूटीज़। एवरी राइट हैज़ इट्स कोरिलेटिव ड्यूटी। हमें पता है कि हर राइट के साथ अगर राइट है जहाँ पर हमें साथ में उसकी ड्यूटी भी मिलेगी। इफ़ यू वांट दैट नो नेबर शुड, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वॉन्ट दैट नो नेबर शुड डिस्टर्ब यू एंड यू लिव पीसफुली, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई नेबर तुम्हारे डिस्टर्ब ना करे और तुम पीसफुली रहो, तो तुम्हें भी चाहिए कि तुम उसको मतलब तंग मत करो, तुम भी उसे पीसफुली रहने दो। दैन दिस इज़ योर ड्यूटी आल्सो दैट यू शुड आल्सो बिहेव लाइक सेम एंड यू हैव नो डिस्टर्बेंस टू द अदर। ठीक है, लाइक दिस इन 1975 गवर्नमेंट फेल्ट दैट इंडिया हैव नो रियलाइजेशन ऑफ देयर ड्यूटी। इंडिया को गवर्नमेंट को लगा कि अब इंडिया के लोगों को अपनी ड्यूटीज़ का पता ही नहीं है, राइट्स जरूर पता है, ड्यूटीज़ का उन्हें पता नहीं है। सो इन 1976 वाइल द एमरजेंसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट फ्रेम्ड अ कमेटी, तो एमरजेंसी के टाइम पे कमेटी बनाई गई टू मेक द रियलाइजेशन ऑफ ड्यूटी टू द सिटीजन्स को रियलाइज़ करने के लिए उनकी ड्यूटीज़ को। जो कमेटी का नाम था वो था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, ओरिजिनली इन आर कॉन्स्टिट्यूशन देयर वाज ओनली मेंशन अबाउट फंडामेंटल राइट्स बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाज नॉट इवन इन फ्रेमर्स ने भी नहीं बताया था। सो दिस कमेटी रिकमेंडेड दैट वी शुड, नहीं फ्रेमर्स ने बताया था, बी आर अम्बेडकर सर ने बताया था, बट लेकिन किसी ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था, जैसे उसको निगलेक्ट कर दिया था इस पार्ट को। सो दिस कमेटी रिकमेंड दैट वी शुड इंट्रोड्यूस अ सेपरेट डेडिकेटेड चैप्टर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। जो ये वाली इस जो कौन सी वो थी हमारी, कौन सी कमेटी थी जिससे इन्फ्लुएंस होकर हमने इसका पार्ट अलग बनाया था, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी से हमने इन्फ्लुएंस होकर फंडामेंटल ड्यूटीज़ का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग पार्ट बनाया था। ठीक है, कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया, इस कमेटी की रिकमेंडेशन को। फिर क्या हुआ, 42nd अमेंडमेंट 1976 में आया। दिस पार्टिकुलर एक्ट जो एक्ट था वो बहुत बड़ा था एंड इट ब्रॉट मैनी चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस लेके आया एंड इट सेल्फ नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसको क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो चैप्टर 4th A के अंदर आर्टिकल 51A के अंदर प्रेस्क्राइब है। इसके अंदर चैप्टर 4th A के अंदर सिर्फ यही अकेला आर्टिकल जो है मेंशन है, इन विच 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर गिवन एंड आर्टिकल आफ्टर वर्ड्स ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ 86th अमेंडमेंट 1 more फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि के जो 11th ड्यूटी थी तो वो ऐड की गई थी पहले के टाइम में जब ये बना था 44th अमेंडमेंट से, राइट। तो 42nd अमेंडमेंट से 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्रोवाइड की थी। फिर 86th अमेंडमेंट हुई, इसमें एक और ड्यूटी आई, तो करंटली अब हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ये जो है सिर्फ सिटीजन पर ही एप्लीकेबल होती है फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब हम इसके कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। नंबर फर्स्ट, वार्निंग अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज़ लाइक बर्निंग फ्लैग्स, डिसरिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बोला गया कि अगर कोई भी डिसरिस्पेक्ट करता पाया गया, हाँ बर्निंग, जैसे कोई अपने नेशनल फ्लैग को जला रहा है फॉर एग्जांपल, तो उसको एंटी जो कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हमें नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना है। उसके बाद रिमाइंडर ऑफ देयर ड्यूटी, ये एक्चुअली में ये जो आर्टिकल था वो रिमाइंड करवा रहा था कि अगर तुम्हें राइट्स मिले हुए हैं तो साथ में तुम्हें ड्यूटीज़ भी मिली हुई हैं। नंबर 3, अलोंग विद दिस टू अचीव द नेशनल गोल फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्रमोट द डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट ऑल्सो। इस टीम के साथ जो नेशनल गोल्स थे, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के, वो प्रमोट कर रहे थे, डिसिप्लिन ला रहे थे अपनी कंट्री के अंदर, अपने नेशंस की बहुत सारी चीज़ों को लेके, जिससे हमारी कंट्री के अंदर पीसफुल एनवायरनमेंट रहे। उसके बाद द बिगेस्ट लूप ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी इज़ दैट इट इज़ अ नॉन एनफोर्सेबल राइट। नॉन एनफोर्सेबल राइट, इफ़ यू आर नॉट फॉलो द फंडामेंटल ड्यूटीज़ देन आल्सो यू कांट बी फाइंड और द पेनलाइज। दैट्स वाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ को सैंक्शन ड्यूटी भी कहा जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात थी, ऐसे ऊपर बोला गया था कि उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे हम उसमें, लेकिन इसमें ये बात भी बोली गई है कि जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो नॉन एनफोर्सेबल है। अगर कोई इसको फॉलो नहीं कर रहा है, अभी जैसे कोई
कोई फॉलो नहीं कर पा रहा है तो फिर उसको हम फाइन और पेनलाइज नहीं करेंगे। और ये एक हिसाब से मतलब, लेकिन वो वार्निंग देते थे, इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को सैंक्शन ड्यूटीज़ भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि बट लेकिन जो ये लूप होल था कैन आल्सो भी ओवरकम, इसको ओवरकम किया गया। फिर पार्लियामेंट ने एक लॉ इनेक्ट किया कि ड्यूटीज़ कैन आल्सो भी एनफोर्स, जो ड्यूटीज़ हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो भी एनफोर्स होनी चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाइक दिस 4 ड्यूटीज़ आउट ऑफ द 11, उनमें से 11 ऐसी ड्यूटीज़ 11 में से 4 ऐसी ड्यूटीज़ हैं AGIK। इफ़ यू सी these duties are automatically enforced on this through legislation, ये जो ड्यूटीज़ हैं ऑटोमेटिकली इन्फोर्स हो रही है लेजिस्लेशन के थ्रू। लेट्स हैव अ लुक ऑन सम इम्पॉर्टेंट केस लॉ। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ को देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड। मतलब क्या है, इस टाइम पे अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अगर मतलब अगेंस्ट जाता है, उनको फॉलो नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली वो पेनलाइज होंगे। लेकिन उनको नॉन एनफोर्सेबल बोला गया था, लेकिन बाद में उसको पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था लॉ, उसको ओवरकम कर दिया था। फिर आता है फर्स्ट एक केस आता है बिजॉय इमानुएल वर्सेस के स्टेट ऑफ केरला। दिस इज़ आल्सो नोन एज नेशनल एंथम केस। इसको नेशनल एंथम केस बोला गया था, जिसमें किसी पर्सन ने नेशनल एंथम को गाया नहीं था, सिर्फ वो स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा था। फिर उन्होंने कहा कि ऑन पर्सनल रिलीजन और ऑन द सेंटिमेंट्स ऑफ फेथ इफ़ यू कांट सिंग नेशनल एंथम दैट इट्स ओके, कोई चक्कर नहीं। बट आर्टिकल 51A क्लॉज A says that it is every citizen's duty to respect the national anthem and the national flag for the enforcing their fundamental duty and to save our national flag, national anthem and the Constitution of India from the disrespect। अब लेकिन अगर हम आर्टिकल 51A के क्लॉज A को ही अगर हम देखते हैं, वो कहता है हर सिटीजन की ड्यूटी है कि नेशनल एंथम नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना फॉर एनफोर्सिंग देयर फंडामेंटल ड्यूटी एंड टू सेव आवर नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम द डिसरिस्पेक्ट। फिर उसके बाद पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल डिसऑनर एक्ट 1971। इसमें उसने कहा दैट वाज आई एम सेइंग इफ़ पार्लियामेंट वांट्स इट कैन इंट्रोड्यूस एक्ट। मतलब उसने बात बोली थी एज आई एम ऑलरेडी सेइंग दैट पार्लियामेंट इफ़ वांट टू मेक एनी एक्ट or law then he can enforce, and then parliament make a law and enforce on the fundamental duties. Every person has a right that he can enjoy a pollution free environment, ठीक है। but in case of MC Mehta versus Union of India 1983, Supreme Court said that for fulfilling the mandate of clause G of article 51A on every educational institution, central government should introduce the lesson on the protection and improvement of natural environment। तो इसके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इस केस को देखने के बाद बोला कि हर स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर लगाया था भी जो चैप्टर होता है प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट नेचुरल एनवायरनमेंट का, कैसे उसको फुलफ़िल करना है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कैसे करना है, फॉरेस्ट कंज्यूमर एक्ट को प्रोटेक्ट कैसे करना है, वो उनको पढ़ाया जाएगा। नाउ वी लुक 86 अमेंडमेंट एक्ट। नाउ दिस एक्ट चेंज two major things. Firstly, it introduced the new fundamental right, article 21A, that is known as right to education. The fundamental right says that the state will provide compulsory and a free education to the child of 6 to 14 years, ठीक है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये प्रोवाइड किया हुई कंपल्शन है, स्टेट को प्रोवाइड करना पड़ेगा 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन। फिर आया फॉर स्ट्रेंथिंग दिस फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट पास्ड